स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया सम स्टार्ट करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, सम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये चैप्टर के अंदर टोटल 10 सम है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और जो टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्व प्रॉब्लम है वो अलग है, मतलब बेस्ड इसी के ऊपर ये, लेकिन वो सॉल्व है और ये अनसॉल्व है। तो वो जो सॉल्व वाला पार्ट है वो हम लोग तो कभी भी घर बैठ करके कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, या उसको कभी क्लास में एज अ प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। तो इस चैप्टर में जो फिलहाल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के नाम पे जो क्वेश्चंस हैं, अगर हमने उतना भी सफिशेंटली सॉल्व कर लिया तो एग्ज़ाम में तक उससे बहुत हो जाएगा। ठीक है, देखो अपना सिलेबस ही उतना बड़ा है, वो जो 10 सम के अंदर जो जो चीज़ें कवर हुई है वो चीज़ें ही हमारे सिलेबस में कवर्ड है। तो अगर वो 10 सम अपने को आ गए, मतलब अपने को ये लेसन आ गया। ठीक, अब हमने 5 क्वेश्चन ख़त्म कर चुका है बीच बीच में से, और 5 क्वेश्चन अभी बाकी है। आज मंडे है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो रोज़ एक क्वेश्चन अगर करेंगे तो फ्राइडे तक हमारे 5 क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोग फ्राइडे तक लेक्चर कंटिन्यू करेंगे इस हफ्ते में, शायद तब तक 28वां रोज़ा आ जाएगा। आज 24वां रोज़ा है, तो 28वें रोज़े के बाद से आप लोग छुट्टी पर जाएंगे ईद की। ठीक है, ईद की छुट्टी कितनी होगी, कितने दिन की होगी, वो मैं आप लोग को इस वीक के लास्ट दिन बताऊंगा, मतलब फ्राइडे को मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा कि छुट्टी कितने दिनों की होने वाली है। ठीक है, अभी जो हिसाब से सिनेरियो चल रहा है, कल ही के दिन न्यूज़ आई है कि लॉकडाउन को और एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च तक। ठीक, सबको खबर मिल ही चुकी होगी, मतलब 31 मई तक एक्सटेंड किया गया है, तो मतलब इस महीने के एंड तक तो कोई चांस है नहीं। देन जो हिसाब से केसेस चल रहे हैं, ठीक, तो लॉकडाउन जब ओपन होगा तो आने वाले 15 जून या 30 जून तक लॉकडाउन खुलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। एंड अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो हर चीज़ों को एक साथ नहीं खोला जाएगा, ताकि भीड़ भाड़ ना हो जाए। खास करके इस चीज़ों का गवर्नमेंट ज़रूर ध्यान रखेगी कि मॉल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, जिम, ये सारी चीज़ें जहाँ पे लोग गैदर करते हैं, ये सारी चीज़ें ओपन ना की जाए, ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो चलता आ रहा है अभी तक कंट्री के अंदर की सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो वो कायम रहे। वरना होता ही है कि क्लासरूम के अंदर एक ही क्लास में 20 बच्चे, 30 बच्चे, 50 बच्चे, 60 बच्चे तक बैठ जाते हैं, तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि आप लोग की जो नॉर्मल लाइफ है, जो स्कूल की लाइफ होगी या कॉलेज की या क्लास की लाइफ होगी, वो मुझे 15 जुलाई तक, या चांसेस है 31 जुलाई तक, उम्मीद काफ़ी कम है कि क्लासेस वगैरह और स्कूल्स को रीओपन करने की परमिशन मिलेगी। मतलब मई से 2 महीना और एक्सटेंड किया जा सकता है स्कूल्स, जिम खाना, मॉल, ये सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग होती है। बाकी लॉकडाउन हो सकता है खुल जाए, लेकिन ये चीज़ों को थोड़ा वो लोग लेट ओपन करेंगे। अब इस चीज़ को नज़र में रखते हुए कि अगर लॉकडाउन जुलाई में ओपन होता है, 31 जुलाई के आसपास एंड सो ऑन, या उससे थोड़ा पहले स्टार्ट होता है, तो हमारी स्टडीज़ का काफ़ी नुकसान हो रहा है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे अभी लेक्चर 1 घंटे के आसपास होते हैं, तो जब ईद के बाद क्लास रीओपन होगी तो वो टाइम पे आपके यही लेक्चर 1.5 या 2 घंटे के होंगे, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट बीके चलेगा तो दूसरा कोई एक थ्योरी स्टार्ट होगा, या तो इकोनॉमिक्स होगा या ओसी होगा या एसपी होगा, वो एक कॉम्बिनेशन में चलेगा, एक ये और एक ये। तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती है अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, होगा क्या, क्लास स्टार्ट होगी जब जुलाई अगस्त के अंदर, तो हमें सिलेबस ख़त्म कराने के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कॉलेजेस को, स्कूल्स को, क्लासेस को, क्योंकि उनका काम होता है पढ़ा करके साइड हो जाना। ठीक है,
प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी बच्चों के अंदर, जब उनको चीज़ें याद करने के लिए काफ़ी कम टाइम मिलेगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझ में आता है, लेकिन जो OCSP और इकोनॉमिक्स है वहाँ पे तो आपको एट द एंड चीज़ें याद करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रट्टा मारनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें बाय हार्ट करनी पड़ेगी। तो उस सिनेरियो में ऐसा होगा कि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। हार्डली अगस्त से अगर स्टार्ट होता है तो अगस्त के बाद अगर क्लासेस में टेस्ट देना शुरू करें तो बच्चों की एक मेंटालिटी होती है, जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो अगर अगस्त में टेस्ट शुरू होता है तो हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हार्डली 5 या 6 महीने बचे होंगे। एंड अगर एग्जाम ऑन टाइम हुआ फरवरी में तो ये 6 महीने के अंदर आप लोग के लिए सिलेबस को याद करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट काम हो सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट इसके लिए बोला, ऐसा नहीं कि मुमकिन ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर बुक हाथ नहीं लगाते हैं, लास्ट के 2 महीना पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, लेकिन वो एक रिस्की टास्क होता है। ठीक है, रिस्की टास्क इसके लिए होता है, मैं जानता हूँ आपका दिमाग अच्छा है, आप 2 महीने में कवर कर लोगे, लेकिन अगर उन लास्ट के 2 महीने के अंदर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो टाइम पे स्टडीज काफ़ी हैम्पर हो जाती है। फिर अपने को ऐसा लगता है यार शुरू से पढ़ लिया होता ना तो आज प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, तो मैं आपको इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि आपके पास अगर कोई स्टडी मटेरियल हो तो अभी से शुरू कर दो पढ़ने के लिए। एक प्रॉब्लम अपने इस 12th के इस बैच के साथ ये भी है कि मार्केट्स के अंदर बुक अवेलेबल नहीं है, सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी वही है जो पिछले साल थी। तो अगर आपको पिछले साल की किसी से बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह मिलती है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो, क्या पढ़ना है मैं आप लोग को उसके अंदर गाइड कर दूंगा, या फिर आप वेट करो ईद के बाद क्लास रीओपन होने का, एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, तो आप अपना माइंडसेट और मेंटालिटी थोड़ी सी बना लो कि रमज़ान चल रहा था, इसके लिए थोड़ा सा सुकून था, लेक्चर्स के नंबर ऑफ आवर्स जो थे वो कम थे, लेकिन रमज़ान के बाद बट ऑब्वियसली ये बढ़ने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, सब लोग वीडियोस बराबर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है। ठीक, यहाँ पे है ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके तरफ भी आ जाती है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा फोकस हो जाए। अब घर में आपके पेरेंट्स आपके पीछे है ना 24 घंटे नहीं लग सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ वीडियो लेक्चर देखने के लिए, आपने बुक लिया, पेंसिल पेन वगैरह लिया और कोने में ले करके मोबाइल के साथ बैठ गए, एक 5 मिनट व्यू करने के बाद अगर आप गेम स्टार्ट कर दो या अगर आप यूट्यूब पे कुछ और देखने लग जाओ तो पेरेंट्स को तो यही लगेगा ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो। सो प्लीज़ आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, ना तो आप मुझे धोखा दे रहे हो, ना तो आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, एट द एंड आप होंगे जो सफ़र करेगा। ठीक है, एट द एंड वो सिलेबस आपको पूरा करना है, एट द एंड वो एग्ज़ाम आपको देना है, तो वो आप खुद सफ़र करोगे। तो बेटर ये है कि अगर आपने वीडियोस पूरा नहीं देखा है तो मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूँगा कि आप फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करें, जिससे क्या होगा कि अभी अपने पास टाइम है। अभी आपको ईद की जब छुट्टी मिलेगी तो हार्डली 1 या 1.5 घंटे की मतलब वीडियोस है, तो वो जो ईद की 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन जो भी छुट्टी मिलेगी तो उसके अंदर जो आपका पीछे का छुटा हुआ है आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। रोज़ 1 घंटा भी देखोगे ना, मतलब पूरा दिन हम टाइम पास कर ही रहे, 24 घंटे के अंदर मतलब कुछ काम ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि हम नुक्कड़ पे निकल जाते थे या तो दोस्तों के यहाँ या सहेलियों के यहाँ घूमने निकल जाते थे, अब तो लॉकडाउन के चलते कहीं आना जाना भी नहीं है, तो पूरा दिन वैसे भी हम मोबाइल के अंदर ही टाइम पास कर रहे होंगे। बट ऑब्वियस ठीक है, मोबाइल 8-8, 10-10 घंटा हम चला रहे हैं, तो अगर आप 1 घंटा स्टडीज़ को निकाल करके दे दोगे तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ी बात हो जाएगी। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं लेक्चर्स या जो लोग अभी मिडल से स्टार्ट करने वाले हैं वो मिडल से नहीं स्टार्ट करना, वरना क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप क्या करेंगे, आप पहली वीडियो से शुरू से देखना शुरू करें। ठीक है, तभी जा करके आगे क्या हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। स्टडीज़ बोरिंग है, बट ऑब्वियस बोरिंग है। ठीक है, फिर इसमें भी एक चीज़ डिपेंड करती है कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको बीके पसंद है तो फिर आपको अच्छा लगेगा देखने के लिए, किसी को ओसी पसंद होता है तो वो ओसी देखने के लिए पसंद करता है। तो एक होता है कि इंटरेस्ट होना और एक होता है इंटरेस्ट जगाना। अगर इंटरेस्ट नहीं है ना तो इंटरेस्ट जगाओ, भाग करके कुछ नहीं होने वाला है। एट द एंड एग्ज़ाम अभी अपने को ही अपीयर करना है। ठीक है, एंड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी अपने को होना है, तो भाग करके कोई मतलब नहीं है।
किसी भी तरह अपने आप को मनाओ कि नहीं मुझे बैठ के देखना है लेक्चर्स, यूट्यूब पे कुछ और नहीं देखना है उस टाइम के अंदर, या मोबाइल में गेम नहीं खेलना उस टाइम के अंदर, या अपने को व्हाट्सएप नहीं चलाना है। हार्डली अगर 1 घंटा आप साइड में निकालोगे तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ रन करेगी, ठीक है। कम से कम उतना प्रिपेयर्ड रहो जितना क्लास के अंदर फिलहाल हो रहा है, तो पीछे कम से कम आपके पास उतना लोड नहीं होगा जितना आप अगर एकदम फ्रेश स्टार्ट करोगे अगस्त वगैरह में। सो आप बड़े हो गए हो, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, ठीक है। पेरेंट्स आपके पीछे भागते थे, आप अगर देखोगे तो 10th तक आपके पेरेंट्स आपके पीछे बहुत भागे। 11th में आपने देखा होगा कि वो लोग लीनियंट हो गए, 12th में भी वही रवैया चलता रहेगा, और एक बार आप डिग्री में चले जाते हो FY के अंदर, तो फिर पेरेंट्स पूछते भी नहीं कि तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। देखो कि अब बड़ा हो गया है, अब वो कर लेगा, तो प्लीज़ पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, ये आपको खुद करना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा फ्रीडम जैसा लग रहा होगा, यार मम्मी डैडी कुछ बोल नहीं रहे, मज़े करते हैं, ठीक है, फ्रीडम है, ठीक है। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, आपको फ्रीडम मिलती जाती है। एक एज आएगा 20-25 साल के बाद, आपके फैमिली वाले आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हर चीज़ आपके डिसीजन के हिसाब से चलेगी, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन। आपने जो डिसीजन लिया होगा ना, अगर वो डिसीजन फ्रूटफुल रहा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो डिसीजन अनफ्रूटफुल रहा तो उसका भुगतान भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो आप लाइफ के उस फेज पर जा रहे हो जहाँ पे अब आपको फ्रीडम मिलना शुरू हो रही है। सो फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ रही है, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई हैम्पर ना हो। देखो आज की जो अभी तुम्हारी एज है ना, वहाँ पे पेरेंट्स आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बच्चा पढ़ ले, ठीक है। वो आपको ये नहीं बोलते कि जा जॉब कर, 8 घंटे की ड्यूटी कर, कुछ कमा करके लाके दे। दे डू नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। वो आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ लें, ठीक है। आप पढ़ लें, आगे चल के आपके जॉब के अंदर भी आपको इसकी बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पढ़े रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास एक अपर हैंड रहेगा दूसरों बच्चों के मुकाबले में, जब आप जॉब वगैरह पर निकलोगे, ठीक। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, और जो मैंने गाइडेंस स्टार्ट में दिया था कि जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखा है वो शुरू से देखना शुरू करें, अभी भी कोई डिले नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, लेक्चर्स के जो आवर्स होंगे वो ईद के बाद इंक्रीज होंगे। ईद की छुट्टी कितनी होगी वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, कब से होगी तो वो फ्राइडे को तो लास्ट लेक्चर रहेगा इस हफ्ते में, सैटरडे से छुट्टी शुरू हो जाएगी, लेकिन कितने दिन की होगी मैं फ्राइडे को आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियोस के अंदर, ठीक है। एंड बी प्रिपेयर्ड। थ्योरी सब्जेक्ट की नोट्स अगर कहीं से जुगाड़ होता है, या मैंने जो नोट्स दिया है उसके अंदर इकोनॉमिक्स का एक लेसन है, तो आप घर बैठ करके थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो एकदम फ्रेश लगेगी, पता भी नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा एफर्ट्स पुट्स करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें अपने को समझ में आना शुरू होगी, ठीक। तो मैं आपके पार्ट से चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाना शुरू करो और अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो, ठीक है। बेटर बहुत ज़्यादा लेट हो जाने से अच्छा, ठीक, अभी से हम लोग शुरू कर दें तो रिजल्ट्स पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ओके। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 लिटरली बहुत इजी है, हद से ज़्यादा इजी है, ठीक। खाली एक एडजस्टमेंट है जिसका मतलब आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन एक बार मैंने आपको उसका मतलब समझा दिया तो आप उसको भी इंटरप्रिटेट करके आप उसकी भी एंट्री खुद ही पास कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी से जो हम लोग सम करने वाले हैं इसके अंदर वो वाला एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा जो हम लोग देखते थे ना कि कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू, कभी बोलता था कैश अकाउंट थ्रू, लोन अकाउंट थ्रू, करंट अकाउंट। तो हमने जो 5 क्वेश्चन किया वो 5 क्वेश्चन की सिमिलैरिटी ही यही थी कि हर क्वेश्चन में वैसा एक एडजस्टमेंट था। अभी से जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर वो एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो जब वो एडजस्टमेंट नहीं होगा तो सम कैसे होगा, खाली उस चीज पे ध्यान देना। वो एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से बस टैली के ऊपर थोड़ा सा फर्क बैठेगा, आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई ये ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू वो जो हम लोग किया करते थे, ठीक है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को मर्ज नहीं करना, वरना आप सोचोगे भाई ये कब करने का और ये कब करने का। तो वो कब करने का, जब आपको क्वेश्चन में एक ऐसा सेंटेंस दिखता है कि कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब वो करने का। ये कब करने का, जब वो नहीं होगा तब ये करने का,
ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस्ड रहना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, और सम खत्म होने के बाद आपको लगेगा ये ज्यादा इजी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पॉसिबिलिटीज कुछ भी है, वैसा टाइप का सम भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। हम लोग अगर उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं तो ये वाला सम हमारे लिए कोई भारी नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो साहिल और निखिल को अंडरलाइन करके लिख दो ओल्ड पार्टनर, 3:2 को अंडरलाइन करके लिख दो ओल्ड रेशियो। एज ऑन 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर है, कैपिटल दिया हुआ है, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग बोलोगे सर स्टॉक तो पता था, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? तो स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, उसके नाम के आगे क्लोजिंग इसके लिए लिखा हुआ है ना कि वो बैलेंस शीट किस तारीख को बनती है, 31 मार्च को नॉर्मली फाइनल अकाउंट के अंदर। आप ये वाली बैलेंस शीट भी देखोगे ना तो इसकी डेट 31 मार्च है। अब 31 मार्च को साल का लास्ट डे बोला जाता है, जिसको हम लोग क्लोजिंग डेट बोल सकते हैं, और जो लास्ट डेट पे जो बैलेंस नजर आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो इसके लिए जो स्टॉक का बैलेंस है उसको हमने बोला है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला हमने उसको? क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, स्टॉक को कभी कभी वो लोग इन्वेंट्री के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन शायद से आपको 12th में ये वर्ड देखने भी ना मिले इन्वेंट्री, लेकिन आपको 13th में ये वर्ड देखने को मिल जाएगा इन्वेंट्री। स्टॉक के लिए एक और अल्टरनेटिव नाम है जो हम लोग अकाउंट्स के अंदर यूज करते हैं। फिलहाल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, माल जो हम लोग के गोडाउन में रखा होता है, कैश इन हैंड। लिखता है वरद एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक, अब अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर चेक करोगे ना तो सारी डेट 2017 की है। आप लोग एकदम टॉप पे देखोगे तो 31 मार्च 2017, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017। तो हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी वो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017 की बनेगी। ठीक है, डेट देखना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या डेट उसने कोट किया है। तो उन्होंने किस दिन एडमिट किया है? 1 अप्रैल 2017। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। आगे, वरद वाज टू पे 1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अच्छी बात है, कैपिटल वाली एंट्री। ही वाज टू पे 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल को बांटने की एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:3। ठीक है, बाजू में ब्रैकेट डाल के लिख दो इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख दो, INFO, इन्फो। इंफॉर्मेशन है, इसका कोई डबल इफेक्ट नहीं पास होगा। क्यों डबल इफेक्ट नहीं पास होगा? कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमें चाहिए होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू। ये रुपीस का कॉलम है ना, रुपीस में अमाउंट लिखना होता है ना, तो जब तक उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई रुपीस ही नहीं है, कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, तो उसका कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री पास नहीं हो सकती है। तो वो जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशन था, ना कि कोई एडजस्टमेंट था। तो पॉइंट नंबर 3 एक इंफॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 4, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट एज फॉलोइंग। पुराने पार्टनर्स असेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, बिल्डिंग को लाख रुपया बना रहे हैं। बिल्डिंग को देखो बैलेंस शीट में कितना है 72, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा के लाख रुपया कर देंगे। फर्नीचर को 48 करने बोला है, फर्नीचर चेक करना ऊपर कितना लिखा हुआ है 60,000, तो फर्नीचर की वैल्यू गिरा देंगे। डेटर्स को 38 करने बोला है, डेटर्स ऊपर 40 था तो डेटर भी गिरा देंगे। ब्रैकेट में लिखता है इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स, इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल आप लोग से, इन व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? क्या ये बैड डेट्स है या ये आरडीडी है? अब आप लोग बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? फर्क बस इतना पड़ता है कि जब आप डेटर में से लेस करोगे ना तो आप यहाँ पे बैड डेट्स वर्ड यूज करोगे या यहाँ पे आरडीडी वर्ड यूज करोगे, बस इतना फर्क पड़ता है। दोनों का इफेक्ट सेम बैठेगा, लेकिन फर्क ये पड़ता है आप उसको किस नाम से बुलाओगे। बैड डेट्स का मतलब होता है पैसा डूब गया है, आरडीडी का मतलब होता है पैसा डूबने वाला है। ठीक है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? पैसा डूब गया। आरडीडी का मतलब क्या होता है? डूबने वाला है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को रीड करके आपको क्या लगता है, पैसा डूब गया या पैसा डूबने वाला है? थोड़ा वो ब्रैकेट को एक बार रीड करो और मुझे बताओ कि डूब गया या डूबने वाला है। इन
व्यू ऑफ लाइकली बैड डेट्स। अगर बहुत ध्यान से आप लोग उसको समझ जाओ ना कि वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है लाइकली बैड डेट्स। लाइकली मतलब चांसेस है, हो सकता है बैड डेट्स हो जाए। और जब हो सकता है ना, लाइकली ही इज लाइकली टू कम, शायद वो आएगा, उसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो लाइकली का मतलब ये नहीं कि हो गया, ठीक, लाइकली का मतलब है होने वाला है। तो लाइकली बैड डेट्स को अंडरलाइन करके लिख दो आरडीडी, आरडीडी। अगर ऐसा लिखा होता ना इन व्यू ऑफ बैड डेट्स, तो मतलब वो बैड डेट्स है। लाइकली बैड डेट्स मतलब बैड डेट्स हुआ नहीं है, हो सकता है, लाइकली टू बी बैड डेट्स, हो सकता है। तो आरडीडी वर्ड लिखना उसको अंडरलाइन करके, आरडीडी। और आरडीडी का एडजस्टमेंट आपको पता है कैसे होता है, ठीक है। ये लास्ट वाला एडजस्टमेंट जो आपको ऐसा लगेगा कि एकदम नया है, लेकिन आपको पता है, एक बार आपको समझा दूंगा तो शायद आप खुद ही कर लोगे। It was found that there was a liability of 3000 for goods. वहां पे वर्ड अंडरलाइन कर लो, a liability, उसके बाद में for goods, a liability for goods। इसका कोई एक अल्टरनेटिव नाम अगर मैं उसको अकाउंटिंग टर्म में दूं ना, लाइबिलिटी फॉर गुड्स, तो उसको मैं बोलूंगा क्रेडिटर। लाइबिलिटी फॉर गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल। लाइबिलिटी फॉर गुड्स मतलब हमने माल लिया है जिसके बदले में पैसा देना है, और जहां पे पैसा देना होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर है ना एक फंडा है जो धीरे धीरे शायद आप समझ जाओगे, कुछ टाइम जब गुजरेगा, एक आध साल के अंदर, तो आप तभी समझ तो जाओगे, लेकिन मैं वो अभी आपको बता दूं। रिलेशनशिप, जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर पैदा होता है। क्रेडिट परचेज मतलब उधार में माल खरीदा, उधार में माल खरीदा मतलब गुड्स खरीदा, उधार मतलब लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी फॉर गुड्स का अल्टरनेटिव नेम है क्रेडिटर। क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर पैदा होता है। ऐसे ही क्रेडिट सेल्स से डेटर पैदा होता है। सेल्स मतलब माल बेचा, उधार में माल बेचा। तो जब मैं किसी को उधार में माल बेचूंगा तो सामने वाले से पैसा लेना होता है ना, तो सामने वाले से पैसा लेना है, इसके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर। उधार में माल खरीदा तो पैसा देना है, और जब पैसा देना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बस इतना बताया था, क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देना है, डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना है। क्यों देना है, क्यों लेना है, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। यही एक अकेला रीजन है कि इससे पैसा क्यों लेना है और इसको पैसा क्यों देना है। अगर मैं उधार में माल खरीदूंगा तो सामने वाले को पैसा देना है, तो क्रेडिटर। अगर मैं उधार में माल बेचूंगा तो सामने वाले से पैसा लेना है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डेटर। ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है। हो सकता है आपको कोई बताए, कोई आपको ना बताए, हो सकता है आपको 1-2 साल के बाद पता चले अभी ये डेटर्स कैसे अकाउंट्स के अंदर पैदा होते हैं या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर कैसे क्रिएट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बता दिया। वहां पे जो वर्ड्स लिखे हुए थे, लाइबिलिटी फॉर गुड्स, जब हम लोग माल खरीदते हैं तो उसको हम लोग परचेजेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर परचेजेस की स्पेलिंग उल्टी हो गई। तो जब हम लोग माल खरीदते हैं, ठीक है, जब हम लोग माल परचेज करते हैं, जब हम लोग माल खरीदते हैं, तो हम लोग ने खरीदा। खरीदने के 2 इंस्टेंस हो सकते हैं, आप या तो कैश में खरीदोगे या तो क्रेडिट पे खरीदोगे। क्रेडिट मतलब उधार। अगर कैश में खरीदते हो तो हिसाब किताब सेटल हो चुका है। अगर आप क्रेडिट में खरीदते हो, उधार पे खरीदते हो, तो आपको सामने वाले को पैसा देना है, तो आपके सर के ऊपर एक कर्जा है। तो क्रेडिट परचेज इंडिकेट कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक बंदे को क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा क्रेडिटर। तो अ लाइबिलिटी फॉर गुड्स को अंडरलाइन करके लिख दो, उसके ऊपर या उसके नीचे जहां भी आपको जगह मिले, क्रेडिटर। ये एडजस्टमेंट क्रेडिटर से डील कर रहा है। किससे डील कर रहा है, क्रेडिटर से डील कर रहा है। वहां पे नीचे जगह है, वहां लिख दो क्रेडिटर। तो लिखता है, अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस को अलग तरीके से रीड कर रहा हूं, साथ में देखना। It was found
there was a creditor for ₹3,000 in March 2017। एक क्रेडिटर था 3,000 रुपए का, कब? मार्च 2017 में। अभी क्या चल रहा है? अभी अप्रैल लग गया है, ठीक है, 1 अप्रैल लग गया है। तो ये पिछले महीने के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है कि एक क्रेडिटर था, कितने रुपए का था? 3,000 रुपए का था। तो उसके साथ क्या हो गया? बट नॉट रिकॉर्डेड ऑन, वो जो 2 अप्रैल है ना, उसको कट करके 1 अप्रैल कर दो। वो जो 2 अप्रैल है उसको कट करके 1 अप्रैल कर दो। हम लोग फ्यूचर नहीं देख सकते, ठीक है। आज क्या चल रहा है? आज 1 अप्रैल चल रहा है। आज वो दिन है जिस दिन वरद एडमिट हो रहा है, तो वो 2 अप्रैल को कट करके 1 अप्रैल कर दो। अगर मैं उसको 2 अप्रैल करके भी सॉल्व करूं ना, तो एडजस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट सेम है, एडजस्टमेंट का मतलब सेम है, बस कोई फर्क नहीं है। बस मेरे को डेट थोड़ा सा गड़बड़ लग रही कि वो या तो आज 1 अप्रैल होगा, और अगर आज 1 अप्रैल है जिस दिन वरद एडमिट हो रहा है, तो हम 2 अप्रैल की चीजें कैसे देख सकते हैं? तो उसको 1 अप्रैल होना चाहिए था, तो उसको 1 अप्रैल कर दो। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? एक क्रेडिटर था 3,000 रुपए का, बट सॉरी, ऑन 2 अप्रैल सही था, वो मैंने सेंटेंस बराबर नहीं रीड किया। वहां पे लिखा हुआ था बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल, मतलब उसका मतलब वही है। बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल का मतलब ये है नॉट रिकॉर्डेड ऑन 1 अप्रैल। बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल का मतलब क्या है? नॉट रिकॉर्डेड ऑन 1 अप्रैल। तो अपने को करना वही है कि ये क्रेडिटर है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, किस तारीख को? 1 अप्रैल को। तो हम लोग एज एन अकाउंटेंट क्या करेंगे? उसको सही कर लेंगे, ठीक है। उसको क्या कर लेंगे? हम लोग सही कर लेंगे। आई रिपीट, वहां पे जो पीछे वाले वर्ड्स लिखे हुए थे वो ट्रिकी थे, थोड़े से घुमा रहे थे। अगर वो ऐसे लिख देता स्टेटमेंट, बट नॉट रिकॉर्डेड ऑन 1 अप्रैल, बट नॉट रिकॉर्डेड ऑन 1 अप्रैल, तो वही हो जाता जो मैं बोलने जा रहा था। लेकिन उसने उसको घुमा के लिखा, उसने लिखा बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल। लेकिन वो कब रिकॉर्ड हुआ? 2 अप्रैल को। लेकिन आज क्या तारीख चल रही है? 1 अप्रैल। तो हम लोग क्या मानेंगे कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर कोई चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिट करना वर्ड सुने होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। पिछले साल 11th में एक चैप्टर था जो बहुत सारे कॉलेजेस में स्किप कर देते हैं, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो एरर हो सकता है, एरर के अलग अलग टाइप है। अगर हम लोग एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब अगर कोई चीज भूल गए हैं तो उस एरर को कैसे रेक्टिफाई करें? तो जो चीज तभी भूल गए थे वो चीज को अब रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बेसिकली करना क्या है कि वो जो क्रेडिटर है जो 3,000 रुपए का है, जो मार्च का था लेकिन अप्रैल में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो इसको अब रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। बस ये एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रहा है। नीचे आपको बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन द एडमिशन ऑफ वरद। मैं एडजस्टमेंट उल्टा सॉल्व कर रहा हूं कि कोई लास्ट वाला एडजस्टमेंट नया है और उसको हम लोग ने अभी डिस्कस किया है, तो मैं एडजस्टमेंट उल्टा लेकर के जा रहा हूं। आप सीधा भी लेकर आ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रेडिटर से डील कर लेते हैं। क्रेडिटर पहले था 60,000, तो पहले पुराना वाला क्रेडिटर 60,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। नॉट रिकॉर्डेड का मतलब अब रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर के अंदर प्लस करेंगे या क्रेडिटर में माइनस करेंगे, ठीक है, सोच के बोलना। नॉट रिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम उसको क्रेडिटर में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर में ऐड करेंगे या क्रेडिटर में लेस करेंगे? ऐड करेंगे। बट ऑब्वियस जब वो चीज रिकॉर्ड होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो उसको ऐड करेंगे और हम लोग लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर गुड्स। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी
फॉर गुड्स, वो जो वर्ड अंडरलाइन किया ना लायबिलिटी फॉर गुड्स, वो चीज लिखाओ, और अनरिकॉर्डेड क्योंकि वो 2 अप्रैल को रिकॉर्ड हुआ, आज क्या चल रहा है 1 अप्रैल, तो एज ऑन 1 अप्रैल इट इज नॉट रिकॉर्डेड, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं लिखा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर गुड्स जिसकी वैल्यू कितनी है 3000, प्लस की साइन लगाए तो बाहर प्लस करके निकालेंगे 63,000। दूसरी चीज, जब हम कोई चीज को 2 लाइन में लिखते हैं ना, तो अमाउंट किधर लिखने का, ये ऊपर वाली लाइन में लिखने का या नीचे वाली, तो जहां पे आपका वो सेंटेंस खत्म हो रहा है ना, आप अमाउंट वहां लिखना, वरना क्या होगा, इसको देख करके लगेगा अनरिकॉर्डेड 3000, फिर इसको देख करके अभी इसका अमाउंट किधर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं अकाउंट्स के अंदर, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको 2 लाइन लग जाती है, जगह कम पड़ती है, तो जब आप 2 लाइन यूज करोगे तो आप कहां लिखोगे अमाउंट, जहां पे वो सेंटेंस खत्म हो रहा है ना, आप वहां पे अमाउंट लिखोगे, ऊपर की स्पेस ब्लैंक रहेगी चलेगा, लेकिन ऊपर लिख करके नीचे ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है, प्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। तो 3000 रुपया अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड कर दिया। सेकंड इफेक्ट वही होता है, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। अगर लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में, अगर गेन हुआ तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। इसको देखना और मेरे को बताना कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हमें लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि एंट्री डेबिट में जाएगी या एंट्री क्रेडिट में जाएगी। अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, अगर नुकसान है डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट। तो बताओ इस एंट्री में फायदा है या नुकसान है? बहुत लोगों का आंसर वहां बैठे बैठे फायदे का आया होगा, फायदे का, कि फायदा हुआ सर, फायदा हुआ, वैल्यू बढ़ गई, फायदा हुआ। ये इंट्यूशन आपको क्यों आया मैं बताता हूं। जैसे कि अगर असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम लोग बोलते हैं असेट की वैल्यू बढ़ गई, फायदा हो गया, और असेट की वैल्यू माइनस होती है, डेप्रिशिएट होती है, गिरती है, तो हम लोग बोलते हैं लॉस हो गया। लायबिलिटी में उल्टा कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी में क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। पहले मेरा कर्जा था 60,000, अब मेरा कर्जा हो गया 63,000, तो अब सोच के बताओ फायदा हुआ नुकसान हुआ? पहले मेरे सर पे कर्जा था, लायबिलिटी थी 60,000 रुपीस की, ठीक। इस एडजस्टमेंट को रीड करके रिकॉर्ड करने के बाद अब मुझे पता चल रहा है कि अब मेरी लायबिलिटी 63,000 की हो गई है। तो बताओ बिजनेस के लिए ये अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है? कर्जा बढ़ गया, लॉस है। असेट बढ़ता है ना, असेट तो फायदा होता है, लेकिन कर्जा बढ़ता है ना तो लॉस होता है। तो थोड़ा सा ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के, साइड भी ऑपोजिट है ना। असेट ये साइड है तो उसकी थिंकिंग थोड़ी सी अलग होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बढ़ा मतलब फायदा, गिरा मतलब नुकसान। ये इसके ऑपोजिट साइड पे, तो यहाँ पे थिंकिंग थोड़ा सा अलग करने का, ठीक है। यहाँ देखने का कि कर्जा बढ़ा या कर्जा घटा। अगर कर्जा बढ़ गया तो लॉस, और अगर कर्जा घट गया तो बोलेंगे फायदा हो गया। जैसे कि अगर बोलता 60,000 का क्रेडिटर है, एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि हमारे क्रेडिटर ने